नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच प्रयागराज से खबर है, जहां बार काउंसिल ऑफ यूपी का फैसला। आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर रहेंगे वकील। लाठीचार्ज के विरोध में स्ट्राइक पर रहेंगे ये अधिवक्ता। अदालतों में 2 दिन तक नहीं होगा न्यायिक कामकाज। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वकीलों की स्ट्राइक जारी रहेगी। लाठीचार्ज का ही पूरा मामला है। जिस तरीके से पुलिस की तरफ से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद लगातार ये जो वकील हैं वो आक्रोशित हैं। बार काउंसिल ऑफ यूपी का बड़ा फैसला सामने आया है। आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर रहेंगे तमाम वकील। लाठीचार्ज के विरोध में ये नारेबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे। अदालतों में 2 दिन तक कोई भी न्यायिक कामकाज इस दौरान नहीं होगा। हालांकि इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वकीलों पर पुलिस के द्वारा, लगातार वकील आक्रोशित हैं। उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनको सजा दी जाए। और जगह जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। बार काउंसिल ऑफ यूपी का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर तमाम वकील रहेंगे। लाठीचार्ज के विरोध में स्ट्राइक पर ये अधिवक्ता रहने वाले हैं और इस दौरान अदालतों में 2 दिन तक न्यायिक कामकाज ठप रहेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कब लगेगा इस पूरे मामले पर विराम, ये देखना होगा। मध्यस्थता कौन करेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अधिवक्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी ये मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उस पर सख्त कार्रवाई हो। और यही वजह है कि आज से 14 सितंबर तक स्ट्राइक पर ये वकील रहने वाले हैं। लाठीचार्ज के विरोध में स्ट्राइक पर रहेंगे। नारेबाजी इनके द्वारा किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। अदालतों में 2 दिन तक इस दौरान कोई भी न्यायिक कामकाज नहीं होगा। विकास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसके साथ ही ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। ताहिर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये मामले की जो शुरुआत है वो हापुड़ से ही हुई थी। जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया, अब यहाँ पर साफ तौर पर बार काउंसिल ऑफ यूपी का ये जो फैसला लिया गया है, जहां पर अब अदालतों में 2 दिन तक कोई भी न्यायिक कामकाज नहीं होगा, इसको किस तरीके से वहां की जनता देख रही है और वकीलों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन की हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता में तो मायूसी का माहौल है, क्योंकि जो वादी होते हैं वो लगातार अपने अपने केस की पैरवी, अपने मुकदमों की पैरवी पे लगे हुए हैं, जिनको न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं न्याय में विलम्ब हो रहा है। जो काफी हद तक ऐसे लोग भी हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके जमानत के लिए जो पैरोकार हैं, जो उनके वादी हैं, वो घूम रहे हैं। हालांकि अगर हापुड़ की बात की जाए तो 2 दिन हड़ताल रहेगी। एसआई की टीम हापुड़ पहुंची थी, जितने जो घायल अधिवक्ता हुए थे उन अधिवक्ताओं को बुलाया था, जिसमें 17 लोगों का पैनल, 17 अधिवक्ताओं, बार सहित 17 अधिवक्ता को जो है एसआई की टीम से मिले थे और अपनी बात रखी थी। हालांकि उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया था। इस एफिडेविट के जरिए सारी अपनी बात कही थी। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज भी एसआई की टीम को मुहैया रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एसआईटी भी लगातार हापुड़ में है और जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है और आगे की रिपोर्ट पीछे के लिए बोल रही है। बात अगर की जाए तो अभी कुछ ही देर पहले अधिवक्ताओं ने फिर चक्का जाम किया था, हाथों में झंडे लेकर हापुड़ के उसी तहसील चौराहे पर पहुंचे थे, जहां अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। जी ठीक है, हमारे संवाददाता विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, अधिवक्ताओं पर क्या कहना है अधिवक्ताओं का वहां पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब 2 दिन तक जिस तरीके से न्यायिक कामकाज ठप रहेगा, उसके बाद वकीलों का क्या कुछ प्लान होने वाला है? देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल लगातार जो वकीलों के संगठन को लेकर जिस तरीके से हापुड़ में जो घटना हुई थी उसको लेकर काफी बैठक की गई और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि 2 दिन से फिर से डेट को आगे बढ़ाई जाए। हालांकि आज जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अधिवक्ताओं को एक जो आदेश, जो नोटिस दिया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो तहसील के अधिवक्ता हैं वो वहां के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और
हालांकि जो जिला बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो वहां के जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे। ऐसे में वो शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे और कल सरकार का पुतला फूका जाएगा। ये जानकारी सामने आई थी। हालांकि इसके बाद भी अगर वो वकीलों की जो बातें हैं वो सरकार नहीं मानती है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक निर्णय लिया गया है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं बार के, उनकी एक सम्मेलन बुलाई जाएगी और उसके बाद ही आगे की परिचर्चा करके जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि लगातार जिस तरीके से स्ट्राइक है, लगातार वकीलों में रोष है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है वो बेहद निंदनीय तरीके से बताया जा रहा है और लगातार अधिवक्ता उनके समर्थन में है। संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जो जिला बार एसोसिएशन है वो इस पूरे प्रकरण को लेकर वकीलों के समर्थन में है और लगातार यहाँ भी स्ट्राइक जारी है। जी ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखिएगा और ताहिर आप भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, इस बीच आपको सुनवा देते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को साफ तौर पर आप देख रहे हैं और उनकी मौजूदगी इस वक्त साफ तौर पर, और क्या कुछ कह रहे हैं ये हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे। हर गांव में कूड़ा कलेक्शन का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर में एक डस्टबिन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तो कूड़ा कलेक्शन करके उसको अलग प्रकार से उपयोग करने का भी एक लक्ष्य है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सभी लोग इस तरह के अभियान को समाज का काम है, तालाब सबके लिए है, नदी सबके लिए है, पेड़ सबके लिए है, वैसे स्वच्छता सबके लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, इस दिशा में सबको मिलकर के काम। जब नियम हमारा सच्चा है, लेखपाल उसमें उसकी भूमिका नहीं है। अभी सेंसेक्स 2013 का है, उसके आधार पर जो लाभार्थी का पहले से ही नाम फाइनल है, उस सेंसेक्स 2013 का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को साफ तौर पर आप सुन रहे हैं और यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, तमाम ऐसी बातें जो करते वो नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते दिल्ली से खबर आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। शाम 5:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एमपी छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों को की जो दूसरी सूची है उस पर मोहर लगेगी। मध्य प्रदेश के 40-45 नामों पर मोहर लग सकती है, ये जानकारी है। छत्तीसगढ़ की 21-25 नामों पर मोहर लगने की यहां पर संभावना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव अब बेहद नजदीक है, उसको देखते हुए अलर्ट मोड पर बीजेपी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मोहर लगेगी। कौन कौन से नाम इसमें शामिल होने वाले हैं देखना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 40 से लेकर 45 तक ऐसे नाम जिस पर मोहर लग सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 21 से लेकर 25 नामों पर मोहर लगने की यहां पर संभावना है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, इसको देखते हुए बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है। हर समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। अब ऐसे में ये जो बैठक होने वाली है, इसमें एमपी छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लगेगी, ये जानकारी है। मध्य प्रदेश के 40 से लेकर 45 नामों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ की 21 से लेकर 25 ऐसे नाम हैं जिस पर मुहर लगने की संभावना है। हालांकि अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसे देखना होगा। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से ले रहे। पीयूष, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इस बैठक से?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और करीब 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सबसे खास बात है कि खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला है। हालांकि आगामी दिनों में या आगामी महीनों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों की भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि कल गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक लंबी बैठक देर रात चली और करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में तमाम जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, खासतौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी मौजूदगी रही है। पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है। ये बताया जा रहा है कि नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन जगहों पे कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो करीब 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट करना था नामों को लेकर। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी ने इन नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज, तब कहीं ना कहीं अंतिम मुहर लगाया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी छत्तीसगढ़ की जो दूसरी सूची है वो अपने प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रहेगी। तो निश्चित रूप से इस बैठक में पूरी तरीके से अंतिम मुहर हालांकि लगाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी चर्चा किया जा सकता है कि किन्हीं सीटों को लेकर अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उम्मीदवार खड़े करने में अगर कोई असमंजस की स्थिति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीधे तमाम जो बीजेपी की अगर हम बात करें केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो सलाह लेते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जब भी ऐसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे काफी महत्वपूर्ण फैसले भी उस दौरान लिए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए है और यही वजह है कि तमाम समीकरणों को देखते हुए यहाँ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर है जहां आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज है। सीसीईए की होने वाली है कैबिनेट कमेटी की बैठक। आज दिल्ली में आयोजित होगी कैबिनेट कमेटी की बैठक। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें कि सीसीईए की होने वाली है कैबिनेट कमेटी की बैठक। आज दिल्ली में आयोजित होगी कैबिनेट कमेटी की ये बैठक। दिल्ली से खबर है जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक चली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। लगभग 30 नाम पर मुहर लगेगी। इस सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं जो कि बेहद करीब है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। वहीं आज केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी जिसमें 30 नामों पर मुहर लग सकती है। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुख्यमंत्री आवास पर देवी चित्रलेखा ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम को होडल स्थित गौ अस्पताल के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित कर गौशाला के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर देवी चित्रलेखा ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देवी चित्रलेखा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और मुलाकात की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। लगभग 1,58,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों
को संचालित यहां पर होंगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए ये कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए राज्य में मंडी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इसको देखते हुए धान संग्रहालय केंद्रों को भी मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा और सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में सरकार बनने के साथ ही कृषि के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। राज्य के सरकार अब किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिसमें कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने नवा रायपुर के कमर्शियल हब में 540 रुपए वर्ग फीट में व्यवसायियों को भूखंड देने की घोषणा भी की है और ये भी कहा है कि निर्माण में लगने वाली अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। मार्शल हब के 1000 आपको बता दें कि 83 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 20 व्यवसायों के लगभग 1000 थोक व्यवसायी दुकानदारों के विकास के लिए भूखंडों का प्रावधान किया गया है, जिसमें थोक किराना, अगरबत्ती, होलसेल बारदाना, दाल मिल, इसके साथ ही पेपर ट्रेड आदि के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का झंझारपुर दौरा है, जिसको देखते हुए तैयारियां की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपको बता दें कि नित्यानंद राय खुद निरीक्षण में पहुंचे। तमाम विधि व्यवसाय को देखते हुए नित्यानंद राय ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। इंडिया वाले के होश उड़ जाएंगे। यह इंडिया वाले अनुभवहीन है। इस रैली के बाद इंडिया वाले रात को सोएंगे नहीं, नींद की गोली मंगवा कर रखना होगा। और इस सभा की खूबसूरती या विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम की तैयारी यहाँ की जनता कर रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता माननीय गृह मंत्री जी की बातों को सुनने के लिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर यहाँ आएंगे, उनको सुनने के लिए यहाँ काफ़ी लोगों में उत्साह है। अद्भुत है, अपार भीड़ होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।